इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये वाली बातें मेरे ख्याल में ये चीज़ें पहले डिस्कस नहीं हुई। उसके बाद फिर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, फिर प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल कंट्रोलर, और इन सब को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि पिछले लेक्चर में आपको कितना उसकी समझ आई या नहीं आई। एक मिनट होल्ड कीजिए, मुझे नोट पैड साथ में कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक सेकंड। नोट पैड नजर आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, देखिए सबसे पहले ना जो एक बेसिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लें। एक टर्म बड़ी कॉमनली यूज होगी पीआईडी कंट्रोलर की। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होती है कंट्रोलर्स, वो पीआईडी कंट्रोलर्स ही यूज होते हैं। कोई भी प्रोसेस, कोई भी आपका ऑपरेशन चल रहा होगा, वो कंट्रोल्ड होगा थ्रू पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है। अब पीआईडी कंट्रोलर के अंदर मैं इसको नोट पैड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली जो स्लाइड में नजर आ रही है आपको बाद में देखिए, कंट्रोल जब भी हम सिस्टम को करते हैं, किस बेस पे कंट्रोल करते हैं? कोई बंदा कोई इस बारे में बात कर सकता है? कोई कैसे बता सकता है कुछ? किस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम कंट्रोल करते हैं? गेन की बेस पे सर एरर की नहीं, बेस एरर की बेस पे बिल्कुल। देखिए, जो आप चाह रहे होते हैं, डिजायर्ड रिस्पांस चाह रहे होते हैं, अगर वो डिजायर्ड रिस्पांस नहीं आता तो फीडबैक लूप से एरर जनरेट होता है। वो मैं एक सेकंड, मुझे ये सारा कुछ एक दफा मैनेज कर लेंगे। देखिए, मैं नोट पैड नजर आ रहा है ना आपको? हम कोई भी सिस्टम या प्लांट या सिस्टम जिसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसका गेन फॉर एग्जांपल जीएस है, इसको इसकी आउटपुट हम लेते हैं, और उस आउटपुट को थ्रू सम ऑब्जर्वर या कह लें कोई सेंसर, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उस आउटपुट को हम फीडबैक करते हैं। ठीक है। और ये रेफरेंस इनपुट है जो आप इसको इनपुट प्रोवाइड करें, और ये कंट्रोल्ड आउटपुट है जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। सही है ना? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यहाँ पे फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ पे एरर प्रोड्यूस होता है। ये एरर अगर जीरो हो तो मतलब ये है कि हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो डिजायर्ड रिस्पांस है वही है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं होगी तो हम यहाँ पे एक कंट्रोलर लगाते हैं, और वो कंट्रोलर
इस प्लांट की या इस कंट्रोलर के गेन को हम इसके ट्रांसफर फंक्शन को मैं कोई भी नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल इसको कह दूं लेट्स सपोज एएस, ठीक है। ये कंट्रोलर का रिस्पांस बेसिकली जो एरर है, ये कंट्रोलर के रिस्पांस को इनपुट देता है। एरर इनपुट जो है ना, ये कंट्रोलर को जाएगी। कंट्रोलर जो सिस्टम के गेन को या उसकी आउटपुट को इस तरह मैनेज करेगा, इस तरह मॉडिफाई करेगा कि डिजायर्ड रिस्पांस आ जाए, ठीक है। एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सारा प्रोसेस है क्या कंट्रोल का। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? जी, कुछ कहा? यस सर। आपने इब्राहिम? जी जी, अच्छा चलो ठीक है, अगर समझ आ रही है तो यानी अगर एरर होगा तो कंट्रोलर जो प्लांट है उसके रिस्पांस को मॉडिफाई करेगा। अगर नहीं एरर आ रहा तो कोई जरूरत नहीं है कि उसके रिस्पांस को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। अब ये बात मैं इसलिए बताई है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्रोल का, जो कंट्रोलर जिस तरह काम कर रहा था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि कंट्रोलर किस तरह कंट्रोल करेगा, किस बेस पे कंट्रोल करेगा, क्या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर के पास एरर आता है। अब एरर की अगर एरर बढ़े और कंट्रोलर, ये कंट्रोलर जो है इसको कंट्रोलर भी कहते हैं और कंपनसेटर भी कहते हैं। कंपनसेटर और कंट्रोलर का डिफरेंस मैं आपको बाद में बताता हूँ, या शायद दूसरे लेक्चर में डिस्कस हुआ हो। ये बेस्ड होता है किस कंपोनेंट से बना रहे हैं उनको, लेकिन जनरली कंट्रोलर कहते हैं उसको। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अगर एरर की बेस पे प्रोपोर्शनली कंट्रोलर अपना गेन मॉडिफाई करे या इसके रिस्पांस को मॉडिफाई करे, तो यानी अगर एरर बढ़े और प्रोपोर्शनली, या एरर की प्रोपोर्शनल इस तरह लिखने, एरर की प्रोपोर्शनली जो इसकी आउटपुट है, लेट्स सपोज उसको मैं नाम दे रहा हूँ वाई। वाई इसकी रिस्पांस है, वाई टी कह लें, और एस डोमेन में वाई एस। अगर वाई टी इज प्रोपोर्शनल टू एरर, ठीक है। मेरी बात सुन रही है ना आप लोग? यार Yes, एक sir. काम करें, आप ना अपने माइक का म्यूट करें। आप लोगों को मेजॉरिटी डेड साइलेंट बैठे होते हैं, फिर पता नहीं लगता मुझे कि मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज जा भी रही है नहीं जा रही। यानी अगर एरर बढ़े, अच्छा चलो ठीक है, अगर एरर बढ़े तो कंट्रोलर की आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है। और अगर एरर कम हो, यानी प्रोपोर्शनली, अगर एरर कम हो और कंट्रोल उसी के प्रोपोर्शनली, एरर की प्रोपोर्शनली कंट्रोलर की आउटपुट चेंज हो जाए, कम हो जाए, तो ये है प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ठीक है। Yes, sir. या इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल कंट्रोल, यानी एरर की प्रोपोर्शनली आउटपुट चेंज होती है कंट्रोलर की। तो अगर इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूं तो वाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एक के, उसको हम प्रोपोर्शनल के लिए पी लगा देंगे कि जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कि ये किस चीज का कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू Yes, sir. एरर। और अगर इसी का मैं लैप्लास डोमेन में लिखूं तो वाई एस इज इक्वल टू के पी ई एस, सही है। ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ही है। अब एक वे तो ये है कि मैं एरर की प्रोपोर्शनली हम कंट्रोलर अपना गेन या अपनी रिस्पांस या अपना बिहेवियर चेंज करे, और अकॉर्डिंगली इसके बिहेवियर चेंज होने से
सिस्टम का रिस्पांस चेंज हो जाएगा और डिजायर रिस्पांस की तरफ जाएगा। एक और वे ये हो सकता है कि हम जो कंट्रोलर अपनी आउटपुट और एरर की प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव ऑफ एरर के प्रोपोर्शनली चेंज करे। यानी अगर एरर का इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो कंट्रोलर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करे, यानी राइज होना शुरू कर दे उसका रिस्पांस। और अगर डेरिवेटिव कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो वो प्रोपोर्शनली उसका रिस्पांस शो करे। तो ये बेसिकली एरर के डेरिवेटिव पे बेस करता है। और अगर सर इस लास्ट चीज को आइटरेशन दोबारा में मैं, हाँ जी मैं करता हूँ, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर एरर एरर होता है कि करंट टाइम का एरर और पिछला एरर, पिछले लास्ट स्टेप का एरर, यानी पिछले टाइम पे एरर, यानी दो इंस्टेंट। अगर इसी को मैं थोड़ा फर्दर डिफाइन करूँ ना, अगर आपको याद हो डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डेरिवेटिव होता है बेसिकली दो इंस्टेंटेनियस टाइम्स के दरमियान डिफरेंस। लेट्स सपोज t1, इस तरह कह लें, e t0 यानी करंट टाइम माइनस e t-1 पिछला एरर, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना टाइम इनके दरमियान डेल्टा टी कितना था। यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ना। ये थोड़ा सा मैं सही तरह लिख दूं दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव जो है बेसिकली, या इस तरह लिखने डी ई और डी टी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली या इक्वली इक्वलेंट टू एरर एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस एरर, थोड़ा सा मैंने स्क्वीज करने के लिए दोबारा कर रहा हूँ, यानी जगह थोड़ी कम करने के लिए। ई टी एट टाइम 0 यानी करंट टाइम पे एरर, और ई t-1 यानी 0 से पहले टाइम क्या एरर था, पिछली दफा क्या एरर था। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दोनों टाइम के दरमियान डिफरेंस कितना है। यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है ना। यस तो मतलब ये है कि आप दो इंस्टेंटेनियस एरर्स का डिफरेंस लेंगे और उस एरर की बेस पे डिसाइड करेंगे कि कंट्रोलर ने अपना गेन या अपना रिस्पांस या अपना बिहेवियर चेंज करना है या नहीं करना। अगर दो इंस्टेंटेनियस एरर वैल्यूज के दरमियान अगर चेंज नहीं है, बेशक एरर है लेकिन चेंज नहीं है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना। सर, ये इसकी थोड़ी समझ नहीं आई, दोबारा बोलना है क्या आपने बोलना है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर एरर हो, सिंपल एरर हो, इस तरह एग्जांपल ले लें कि लास्ट स्टेप में एरर था 2, अभी भी एरर है 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कोई नहीं ना, यानी जो पिछली दफा एरर था वही एरर अभी भी है, तो डेरिवेटिव इसका 0 है। लेकिन यस एरर है, यस सर। ये नहीं कि एरर नहीं है। डेरिवेटिव 0 आ रहा है, 0 मींस ये नहीं कि एरर नहीं है। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि एरर के अंदर चेंज नहीं आएगी, यानी ये चेंज या उसके ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिर्फ एरर की वैल्यू पे बेस करता है। सही है। यस सर। जबकि डेरिवेटिव जो है वो दो इंस्टेंटेनियस एरर की वैल्यूज के डिफरेंस पे बेस करता है। तो यानी अगर एरर चेंज हो रहा होगा, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती है लेकिन चेंज ना हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है लेकिन चेंज नहीं है, तो इससे वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी 0 होती है वहां पे। सही है ना। यस सर। और वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो जो कंट्रोलर चेंज ऑफ एरर, डेरिवेटिव ऑफ एरर पे बेस करेगा, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कंट्रोलर। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था और इसको हम कह देते हैं डिफरेंशियल कंट्रोलर। डिफरेंशियल कंट्रोल या कंट्रोलर, ये बात पहले डिस्कस तो नहीं हुई पिछले किसी लेक्चर में।
सर आई थिंक की थी पर उस समझ नहीं थी आई है। चले फिर दोबारा भी होगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करना इक्वालिटी में, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव की बेस पे है, इसलिए यहाँ पे हम एक जो सबस्क्रिप्ट लिखेंगे डी लिखेंगे। पहले सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट का लिखा था पी प्रोपोर्शनल के लिए, अब डेरिवेटिव है इसलिए के डी, डी ई और डी टी। अगर इसको लैप्लास डोमेन में लिखूं, सॉरी, वाई एस इज इक्वल टू के डी एस ई एस, ठीक है। यस सर। समझ आ गई ना इस बात की? जी सर जी। अब एक और तरीका है कंट्रोल करने का, यानी मैं आपको दो टर्म्स बताई हैं या दो प्रोसीजर या दो पॉसिबल ऑप्शंस बताई हैं जिसकी बेस पे सिस्टम के रिस्पांस को कंट्रोल किया जा सकता है। एक, प्रोपोर्शनली एरर की प्रोपोर्शनली कंट्रोल करें। दूसरा, एरर की डेरिवेटिव की बेस पे कंट्रोल करें। जो थर्ड मेथड है वो है एरर की इंटीग्रल की बेस पे। यानी आउटपुट ऑफ कंट्रोलर इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ एरर। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एरर से मुराद ये है कि आप एरर की जितनी वैल्यूज हैं, जब से आपने एरर प्रोड्यूस होना शुरू है वहां से लेके अब तक जितनी वैल्यूज आती जा रही हैं, सबको इंटीग्रेट करते जाए। नहीं, आसान लफ्ज़ों में को तो सम अप करते जाएं। इंटीग्रेशन यही होती है ना कि आप उसको सम अप कर रहे हैं। जी सर। तो ये बेसिकली एरर की हर पूरी हिस्ट्री को कंटेन करता है। यानी ये नहीं कि एरर अगर प्रोपोर्शनल में तो करंट वैल्यू की बेस पे अगर एरर की वैल्यू थोड़ी है या जो भी है, जो वैल्यू है एरर की उसकी बेस पे कंट्रोलर ने रिस्पांस प्रोड्यूस करना है। डेरिवेटिव में ये देखता है कि लास्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट वैल्यू, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, उसकी बेस पे वो ऑपरेट करता है। लेकिन इंटीग्रल कंट्रोलर ये करता है कि जब से एरर प्रोड्यूस होना शुरू है, उन वैल्यूज को और अब तक जो वैल्यूज भी एरर की आ रही है उन सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अगर इंटीग्रल से एरर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब ये कि हर दफा एरर आता जा रहा है और ऐड अप होने से वैल्यू बढ़ती जाएगी ना इंटीग्रल की। यस सर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? जी सर। आपके अलावा कोई नहीं बोलता यार ये बड़ी बात अजीब बात है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? बाकी को समझ नहीं आ रही या बोलना नहीं अच्छा लगता आपको? नहीं सर, आ रही है समझ। तो बोल के कुछ कह दिया करे, मैं नहीं आपके, आप ना तो पैसे लगने हैं ना आपकी एनर्जी वेस्ट होनी है। तो ये तो मुझे पता लगे ना कि मैं किसी जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ। काइंडली थोड़ा बोल दिया करे, इतना तो कर दिया करे ना कि यस नो या जो भी है। बाकी अगर आपको अभी समझ नहीं आई और आपने मुझसे पूछा नहीं तो जल्दी समझ आ जाएगी 2 वीक बाद, जब 4 जुलाई को मेरे ख्याल में आपका पेपर है, शायद 4 या 6 को। सही है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो कंट्रोलर का पोर्शन ये चैप्टर है, इसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन लाजमी होता है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ इसलिए कि आपको अंदाजा हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह नहीं है। ये एक ही चीज है जिसको डिजाइन करना होता है हमने, और अगर इसमें भी क्वेश्चन ना हो तो फिर पॉसिबल ही नहीं, कंट्रोल सिस्टम का फायदा ही होगी। एक और बात मैं इब्राहिम को कल कही थी, वो कल आया था तो मुझे कहा था यार, जिन लोगों ने अपने ग्रुप बना ले, जिन लोगों ने मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, वो मुझे बता दें, क्योंकि 1 या 2 ग्रुप में FYP के लिए मैं पहले शुरू करा देता हूँ। और इसलिए वो उसको कहा था कि अपने ग्रुप बना के मुझे बता दीजिएगा, या जो मेरे साथ करना चाह रहे, बाकी किसी और के साथ करना चाहे टीचर के साथ, वो तो ठीक है ना। अच्छा, वापस आता मैं अपने पॉइंट पे। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटीग्रल की बेस पे एरर ने एक्यूमुलेट होना है, और इसकी बेस पे जो कंट्रोल होगा
उसको हम कहते हैं इंटीग्रल कंट्रोल या इंटीग्रल कंट्रोलर। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? यस सर। जी बोले बोले। ये सिर्फ आप ही बोल रही हैं, 02 रोल नंबर, इनके आपके अलावा मैंने है बाकी सारों ने यहाँ तो कुछ पी के सब बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या पी के बैठे हुए हैं। सर सस्ता नाश्ता किया होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, पीने से मेरी मुराद वही थी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं अगर कांस्टेंट में कन्वर्ट करूं तो के, अब लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रल है इसलिए सबस्क्रिप्ट आई लिख दूंगा, और इसको लैप्लास डोमेन में लिखूंगा तो ई एस अवर एस। ठीक है, अब तीन तीन डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल डिस्कस किए मैंने, प्रोपोर्शनल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। अब अगर इन तीन किसी एक कंट्रोलर के अंदर ये तीनों टर्म्स इन्वॉल्व हों, यानी तीनों टाइप की इस एरर की तीनों इंफॉर्मेशन, इंटीग्रल इंफॉर्मेशन, डिफरेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रोपोर्शनल इंफॉर्मेशन, तीनों की बेस पे अगर वो कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड पीआईडी कंट्रोलर, यानी प्रोपोर्शनल, डिफरेंशियल, इंटीग्रल कंट्रोलर, या उसको कह देते हैं पी फॉर प्रोपोर्शनल, आई फॉर इंटीग्रल, डी फॉर डिफरेंशियल। ये मैं थोड़ा ऑर्डर उसका रिवर्स कर लें, इसको इंटीग्रल इधर ले आए, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डिफरेंशियल कह लें। ठीक है, यस सर। अब इनकी तीनों की जो इक्वेशंस है ना, इनको मैं कंबाइन करूं क्योंकि सारे कंट्रोलर की आउटपुट ही प्रोड्यूस करें। प्रोपोर्शनल की टर्म थी वाई एस इज इक्वल टू था के पी ई एस, और अगर उस कंट्रोलर के अंदर हम जो पीआईडी की बात करें उसमें तीनों टर्म ऐड है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल टर्म आ जाएगी के आई ई एस अवर एस, और अगर डिफरेंशियल कर लेंगे तो आ जाएगी के डी एस ई एस। ठीक है ना? यस सर। अब इनमें देखें एरर कॉमन हम ले सकते हैं, अगर एरर कॉमन लूं मैं, ये बन जाएगा के पी प्लस के आई अवर एस प्लस के डी एस क्या ले इंटू ई एस, ये वाई एस, यानी ये इनपुट थी, ये इनपुट है ना, कंट्रोलर की इनपुट ये वाली है, और यस ये सर। कंट्रोलर की आउटपुट है, तो मतलब ये कंट्रोलर का गेन है। यस सर। समझ आ गई ना मेरी बात की? तो यानी जो पीआईडी कंट्रोलर का गेन है या उसका कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये है, ये बात ही यहाँ पे लिखी हुई है। आपको अब ये शायद रिलेट करके नजर आ जाएगी, समझ आ जाएगी। कंपनसेटर या कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस टर्म। सही है? सर। अब इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अगर प्रोपोर्शनल के साथ आप इंटीग्रल इन्वॉल्व करें और डिफरेंशियल ना करें तो वो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर बन जाएगा, यानी पीआईडी कंट्रोलर। और अगर आप इंटीग्रल को रिमूव कर दें, प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल करें तो पीडी कंट्रोलर बन जाएगा। तो यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ भी कंट्रोल होते हैं और ऑल टर्म्स के साथ भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है? यस सर। सही है। अच्छा, सर, तो एक बात और के, जाएगा। जी जी बोले बोले। मैं पूछ रहा हूँ उसके फिर ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंज आएगा अगर पी आई या पी डी सिर्फ यूज करेंगे? हाँ, अगर आप सिंपल कहते हैं ना कि सिंपल उस कांस्टेंट को आप जीरो कर देंगे, अगर सिर्फ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर है तो के डी जीरो होगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाला गेन बचेगा उसका। ओके सर, ये बेसिकली प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल कंट्रोलर के लिए है।
और अगर इंटीग्रल की, अगर आप कहते हैं नहीं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर तो ये टर्म जीरो कर दे, ये दोनों बच जाएंगे। मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ फर्दर डिटेल में। सही है। अच्छा, अब एक और टर्म है ये फेज लीज, फेज लीड और फेज लैग। ये मेरे ख्याल में बात आपसे डिस्कस नहीं हुई पहले। यस सर। फेज लीड और फेज, ये वाली नहीं हुई बात कहीं पे, ये भी जरूरी है यस सर, वैसे। नहीं। अच्छा देखें, ये वही लूप मैं आपको शो कर रहा हूँ जो ऊपर ये वाला शो किया था ना। यहाँ तो मैं ए एस लिखते इसको, चले मैं वो वाला टर्म यूज कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये है जी और सबस्क्रिप्ट में सी लिखा है, जिसका मतलब ये कंट्रोलर का गेन है। ठीक है ना, सही है। यानी उसको जी सी क्या दिया, मतलब ये कंट्रोलर का गेन है। यस सर। अच्छा, मैं वापस आ गया नीचे। मैं ये कहने लगा था कि जी सी और ये प्लांट का गेन है, उसके साथ कैस्केड किया होता है इस तरह। अब कंट्रोलर का गेन जो भी होगा, के पी2 में भी लिखा है, लाइक ये वाली टर्म लिखी है ना, कंट्रोलर का गेन, यानी जी सी बेसिकली एस फिल कम्स अप फ्रॉम दिस डेरिवेशन कह लें या एक्सट्रैक्शन कह लें, विल कम्स अप दिस प्लस के डी एस। ये कंट्रोलर का गेन है। सही है ना। इस कंट्रोलर गेन को आप अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सम फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। ठीक है ना। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। सर यानी मैं सर ये दोबारा लिख के भी बता देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंट्रोलर का गेन है, जो भी गेन की वैल्यू आएगी, जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, वो किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में अल्टीमेटली आएगा, यानी एस प्लस जीरो और एस प्लस पी जीरो। यानी एक जीरो और एक, अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऑर्डर बड़ा हो तो ये गेन बढ़ता जाएगा, यानी इसका जीरोस और पोल्स बढ़ते जाएंगे। अगर ऑर्डर बड़ा करता हूँ तो सिस्टम का ऑर्डर अगर ज्यादा हो तो पोल्स बढ़ते जाएंगे। इसी तरह ही है ना। यस सर। इसमें कोई किसी को कोई इश्यू हो या क्वेश्चन हो? नो सर। अच्छा, ठीक। अब देखें, ये जो जीरो है, अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब ये जीरो का एक सर्टेन एंगल है और एक पोल का एंगल है, इसी तरह ही है ना। यस सर। आप इनका एरर कंप्यूट कर इनका एंगल कंप्यूट करेंगे, और अगर इन्हीं को मैं लिखूं तो एक एंगल इसका आएगा जीरो का, और क्योंकि एंगल की वजह से ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल ऑफ पोल आ जाएगा। यही होगा ना अगर इनको एंगल की फॉर्म में लिखूं तो। सर ये इस बार एंगल ऑफ जीरो माइनस एंगल ऑफ पोल। और यही रूट लोकस में भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जब पोलर फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी एंगल की फॉर्म में लेके जाते हैं, तो एंगल का रूल है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको याद होगा कि अगर दो एंगल डिवाइड हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सही है ना। ओके सर। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो ऐड हो जाते हैं। यस तो अब दोनों की सब्ट्रैक्शन से एंगल इस कंट्रोलर का आएगा। ये कंट्रोलर कौन सा एंगल सेट करता है वहां पे, यही है ना। इन दोनों के डिफरेंस का एंगल आएगा। जस्ट लेट्स सपोज एग्जांपल ये वही मैं ड्रा किया है। ये थीटा जीरो जीरो का एंगल है, ये थीटा पी जीरो पोल का एंगल। नजर आ रहा है आपको ये वाली बात? सर ये आप यस सर। कौन सा कंट्रोलर करा रहे हैं, PID करा रहे हैं या फिर PI करा रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको जस्ट अभी कुछ भी नहीं करा रहा, अभी मैं आपको कुछ टर्म्स और बैकग्राउंड पे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं डिजाइन भी जाऊंगा, लेकिन एक टर्म हम यूज करते हैं, एक और टर्म, एक तो पीआईडी कंट्रोलर की टर्म है ना, वो आपको पहले एक्सप्लेन की है कि हम पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं पता क्या करूंगा,
प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आपको समझाऊंगा, फिर प्रोपोर्शनल, फिर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कंट्रोलर और उसको क्यों करते हैं और क्या फायदा है उसका वो बताऊंगा, फिर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर डिजाइन कराऊंगा, फिर पीआईडी कंट्रोलर करवाऊंगा। लेकिन पीआईडी के अंदर, जब पीआईडी कंट्रोलर कहेंगे उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स होती हैं कंट्रोलर की, एक फेज लीड होता है, एक फेज लैग होता है, सही है। ओके सर। लेकिन वो जब टर्म यूज हो फेज लीड और फेज लैग की, वो है क्या उसको समझाने के लिए पहले वो टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले अभी डिजाइन शुरू नहीं किया, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कुछ। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप? यस सर। अच्छा, मैं ये अब ये ड्रा की हुई फिगर आपको यहीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दोनों एंगल हैं, एक जीरो का एंगल है, एक पोल का एंगल है। अगर जीरो की लोकेशन हो यहाँ पे, जीरो हो यहाँ पे, ठीक है, और पोल है यहाँ पे, ठीक है, तो यही है, इसी तरह एंगल बनेगा। और ये पॉइंट है रूट लोकस पे, इनके एंगल्स करूं तो यही एंगल बनेगा ना, थीटा जीरो और थीटा पी जीरो। इन दोनों एंगल का डिफरेंस लूंगा तो जीरो का एंगल, यहाँ पे भी इक्वेशन देखें, जीरो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू के साथ आता है, पोल नेगेटिव वैल्यू के साथ आता है, इस तरह ही है ना। यस सर। यस सर। तो अगर जीरो, यानी जो आपने जीरो ऐड किया हुआ है, ये जीरो ओरिजिन के नजदीक है, ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन के नजदीक होगा, ओरिजिन के नजदीक होगा तो इसका एंगल पॉजिटिव आए, इसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा उसका एंगल छोटा आएगा, और आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। यस सर। दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना, जी सर जी। इसी तरह है ना। ये मेरी जी बात सर। काइंडली गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये एंगल पॉजिटिव आएगा ना। Yes, sir. sir. अब एक और बात इसमें मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर इसका एंगल पॉजिटिव आएगा, ये कंट्रोलर ने इन दोनों के डिफरेंस के साथ एक एंगल सिस्टम के अंदर ऐड करना, ये जो सिस्टम है इसके अंदर एंगल ऐड कर देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैस्केडेड है। ये एंगल जो प्रोड्यूस किया दोनों के डिफरेंस के साथ, पॉजिटिव एंगल, वो प्रोड्यूस किया कंट्रोलर ने। जब आप इसको इसके साथ कैस्केड करेंगे तो एक एंगल उस सिस्टम की रूट लोकस जो है वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसका सम ऑफ एंगल जो आ रहा होगा 180 आ रहा होगा, 180 आ रहा होगा ना। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है, अगर आपको याद हो कि किसी भी रूट लोकस के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, वो एंगल क्राइटेरियन को फॉलो करती है, यानी उसका सम ऑफ एंगल हमेशा 180 आता है। यस सर। 180 आता है ना। यस सर। ऑड ये बात मल्टीपल। मेरी सारे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यार ये बात थोड़ी ट्रिकी इस सेंस में है कि आपको ये बात समझ होनी चाहिए, याद करने वाली बात नहीं, लेकिन आपको समझ भी होनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी रूट लोकस पे या किसी भी सिस्टम की रूट जो पाथ फॉलो करती है, उस पाथ पे हमेशा सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। अब 180 डिग्री है एंगल, 180 डिग्री एंगल आ रहा है यहाँ इसका जीपी का, ठीक है, और कंट्रोलर का एंगल बी को पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसी तरह है ना। यस सर। ये यहाँ पे मैं यही डेमोन्स्ट्रेट किया, कंट्रोलर की वैल्यू भी को पॉजिटिव एंगल आ रहा है। अब ये दोनों कैस्केडेड है, तो मतलब ये है कि इनके दोनों के एंगल ऐड अप होंगे, यस सर। Yes. और आंसर आंसर आपका 180 डिग्री प्लस सम, इसको मैं अगर कह दूं, इस एंगल को एक नाम दे दूं जी, एंगल ऑफ जी सी, ठीक है ना। थोड़ा मैं एक मिनट थोड़ा मुझे लिखने दें इस तरह करके, ये थोड़ा आपको ज्यादा ऑब्वियस नजर आए। ये कह रहा हूँ कि ये दोनों
एंगल ऑफ जीपी जो है वो प्लांट का हमेशा 180 डिग्री आता है, और एंगल ऑफ जीसी इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो मतलब ये है कि दोनों के ऐड होने से जो वैल्यू आएगी ना एंगल की, वो ग्रेटर देन 180 डिग्री आएगी। ये भी ठीक है ना? यस जी तो सर। यानी ये जो ओरिजिनल रूट लोकस का एंगल होना चाहिए, जो एंगल क्राइटेरियन होता है वो 180 डिग्री, उससे ज्यादा एंगल आ रहा है। सही है? तो ये बेसिकली फेज को लीड कर रहा है, यानी जो फेज होना चाहिए किसी भी रूट लोकस का 180 डिग्री, उससे ज्यादा आता है, दैट मींस ये फेज लीड कर रहा है। यस सर। इस तरह के कंट्रोलर को, जिसमें आपका जो एंगल्स ऑफ पोल्स एंड जीरो, सम ऑफ कंट्रोलर एंगल एंड पोल्स एंड जीरो पॉजिटिव आए, अल्टीमेटली वो कंट्रोलर सिस्टम के एंगल के अंदर चेंज ला के उसको ग्रेटर देन 180 डिग्री कर देता है, जिसको इसलिए इसको हम कहते हैं फेज लीड कंट्रोलर। ठीक है? अगर इसका अपोजिट हो कि आपका पोल ओरिजिन के नजदीक हो, जो पोल है ओरिजिन के नजदीक हो और जीरो ओरिजिन से दूर हो, ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लें। अब पोल का एंगल बड़ा है, जीरो का एंगल छोटा है, और इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. जब ये ऐड होगा ना अब इसके अंदर, तो वो 180 से कम कर देगा टोटल सिस्टम के एंगल को। यानी अब जो ऐड होगा ना 180 माइनस जीसी, एंगल ऑफ जीसी होगा। ठीक है? तो इस केस में जो ओवरऑल सिस्टम का कंट्रोलर ऐड करने के बाद जो एंगल आएगा वो लेस देन 180 डिग्री आएगा। इसी तरह ही है ना? जी सर जी। अब ये है फेज लैग, यानी लैग कर रहा है 180, जो ओरिजिनल फेज होना चाहिए उससे पीछे ये लैग कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फेज लैग, यानी फेज लैग कंपनसेटर। समझ आ गई मेरी बात की? जी सर। यानी अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा फेज लीड क्यों कहते हैं, क्या वजह है, और फेज लैग क्यों कहते हैं, क्या वजह है। ये यहाँ पे मैं समराइज किया हुआ है कि अगर जीरो की वैल्यू लेस देन पोल हो तो फेज लीड कंट्रोलर होगा, क्योंकि अगर जीरो की वैल्यू छोटी हो और पोल की वैल्यू बड़ी हो तो फेज लीड होगा, क्योंकि दोनों का एंगल का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा और वो 180 डिग्री के अंदर ऐड होगा, और 180 डिग्री के अंदर ऐड होने का मतलब ये है कि फेज लीड करेगा ओवरऑल सिस्टम का। ओके सर। समझ आ गई मेरी बात? ठीक, सर बाकी सबको भी आ गई मेरी बात की समझ के नहीं? Yes, sir. Okay. यस और सर। अगर अच्छा, जी सर। वेरी गुड। अगर सॉरी मुझे नेक्स्ट बात करने दें। अगर पोल की वैल्यू छोटी हो जीरो से, जो आपको राइट साइड पे बी फिगर में नजर आ रहा है, पोल की वैल्यू स्मॉलर है, स्मॉलर देन जीरो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देन जो डिफरेंस ऑफ एंगल नेगेटिव आएगा और 180 ओवरऑल सिस्टम का एंगल 180 से कम हो जाएगा, इसलिए इसको हम फेज लैग कंट्रोलर कहेंगे। सही है? अच्छा, अब मैं जनरलाइज बात, एक कंप्लीट बात कर दूं। बेसिकली तो हम कंट्रोलर डिजाइन करेंगे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी, इंटीग्रल कंट्रोलर भी, डिफरेंशियल कंट्रोलर भी, और अल्टीमेटली पीआईडी कंट्रोलर भी। सही है? यही हमारे इस कोर्स में मेन ऑब्जेक्टिव है। अब जो पीआईडी कंट्रोलर है ना, पीआईडी कंट्रोलर, उसमें देखें ये जीरो है ना, एस को मल्टीप्लाई करना, एस का न्यूमरेटर में होना जीरो को रिप्रेजेंट करता है, एस का डिनोमिनेटर में होना पोल को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल चलो छोड़े इसको, मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन पीआईडी कंट्रोलर के अंदर अब ये बात समझ ले, पीआईडी कंट्रोलर के अंदर जीरो भी होगा और पोल भी होगा, और उनकी वजह से जो दो फर्दर कैटेगरी डिफाइन होती है ना पीआईडी के अंदर, वो दो कैटेगरीज हैं, फेज लीड और फेज लैग कंट्रोलर्स। ठीक है?
ये पीआईडी की दो किस्में हैं या दो टाइप्स हैं। सही है। Yes, sir. ओके सर। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो हमने वो हम पी कंट्रोलर डिजाइन से स्टार्ट करेंगे। ये तो नहीं पिछले लेक्चर में कहीं पे कवर हुआ? नो सर। अच्छा चलो। अच्छा, मैं आपको ना एक ट्यूटोरियल सेंड करूंगा, ये लेक्चर स्लाइड जहां से मैं बनाई है, एक ट्यूटोरियल से बनाई है। इसमें बेसिकली हम कंट्रोलर डिजाइन को पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को ही आज कवर करेंगे और इसकी एक एग्जांपल के साथ करेंगे। देखिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हमने ये टर्म देखिए, हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अगर फाइंड करना है तो मतलब ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, सिर्फ ये रह जाएगा ना गेन कंट्रोलर का। यस सर। तो मतलब ये है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हमें सिर्फ केपी यानी गेन फाइंड करना है। इसी तरह जी सर। Yes, sir. फिर अगर ये अब जो के एक तो फिर भी तो गेन ही होना था ना। जी जी अगर के आई और के डी होता पी आई डी मतलब, तो फिर भी गेन ही होना था ना। यार, खाली वो थोड़ा मुझे वेट कर, नहीं वहां पे एक और चीज भी आएगी कि मैं कह रहा जीरो पोल, मुझे आगे आऊंगा, मैं उस पर उन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी करूंगा, उस कंट्रोल को डिजाइन भी करूंगा, थोड़ा होल्ड करें वो। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है ना टीम्स पे लूंगा, जो अगले वीक में, अगर अल्लाह करे फिजिकल हो जाए आप क्लासे तो ज्यादा बेहतर है, मैं फिजिकली पढ़ा दूंगा आपको ये वाला काम। और अदरवाइज इन केस अगर नहीं होती तो फिर मैं टीम्स पे ही जो बाकी डिजाइन है वो उसी पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि इनकी अगर रिकॉर्डिंग नहीं है इस तरह तो फिर रिकॉर्ड भी हो जाएगा लेक्चर। अच्छा, इसका डिजाइन प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, आप एक रूट लोकस बनाएंगे, ठीक है, पहले स्टेप में एक रूट लोकस बनाएंगे, फिर हम जीटा यानी जो डैम्पिंग रेशियो की लाइन है वो प्लॉट करेंगे, और उसके बाद हम डोमिनेंट पोल या जिसको हम कहते हैं डिजायर्ड पोल लोकेशन वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम वेक्टर की लेंथ से, आपको याद होगा कि मैं दो क्राइटेरियन आपको बताए थे रूट लोकस में, एक एंगल क्राइटेरियन, एक मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन, इस तरह ही है ना? जी यस सर। जब मैं डोमिनेंट पोल सेलेक्ट कर लूंगा, डोमिनेंट पोल से मैं फिर वेक्टर ड्रा करूंगा, उन वेक्टर की लेंथ फाइंड करूंगा, और उन वेक्टर लेंथ से मैं गेन फाइंड कर लूंगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड सर, होगा। जी ये जी बोले। डोमिनेंट इसको के समझ नहीं थी, ये क्या होता है। ये मैं जब करता हूँ ना तो फिर उसी में ये सारी बातें फिर आ जाएंगी, अगर वो पीछे कुछ चीज रह रही है ना वो भी एक्सप्लेन हो जाएगी साथ में, ठीक है ना? वो मुझे अंदाजा है कि मैं उसे डोमिनेंट पोल बताया था आपको, आपको याद होगा टाइम रिस्पांस एनालिसिस में, मैं जब तो आपको सेकंड ऑर्डर तक करवा के मैंने कहा था अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो, थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो, डोमिनेंट पोल ये कह लें या डिजायर्ड पोल, डोमिनेंट पोल उस पोल को कहते हैं जो डोमिनेंट रहता है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम जिसमें आ जाए उसको डोमिनेंट पोल कहते हैं, जो जिसका रिस्पांस टिल इंफिनिटी टोटल रिस्पांस में जिसकी कंट्रीब्यूशन रहे, और वो पोल जिसका रिस्पांस बिफोर इंफिनिटी खत्म हो जाए, और उसके लिए मैं एक क्राइटेरिया आपको बताया था कि वो एटलीस्ट 5 टाइम्स अवे फ्रॉम जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा मेरी बात, एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये सारे प्रोसीजर के बाद हमारा कंट्रोल डिजाइन होगा, तो लेकिन सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो कंट्रोल
हमें रूट लोकस बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एग्जांपल है कि गेन कंपनसेटर भी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है या पी कंट्रोलर डिजाइन सेम चीज है। अच्छा, एक बात बताता जाऊं जो एक हम कॉमन टर्म यूज करते हैं, कंपनसेटर और कंट्रोलर के अंदर डिफरेंस थ्योरेटिकली, लेकिन बाद में इसको कॉमनली वैसे यूज कर लिया जाता है। कंट्रोलर और कंपनसेटर, ठीक है। अगर आपका जो सर्किट है कंट्रोलर का वो एक्टिव कंपोनेंट्स की बेस पे हो, तो उसको कंट्रोलर कहेंगे। अगर पैसिव की बेस पे हो तो कंपनसेटर कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये टर्म दोनों के लिए यूज की जाती है, कंट्रोलर कंपनसेटर इंटरचेंजेबली यूज होती रहेगी, लेकिन थ्योरेटिकल डिफरेंस का यही है कि अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेस पे डिजाइन करेंगे तो वो कंट्रोलर होगा। अगर आप उसको इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर की बेस पे डिजाइन करेंगे कंट्रोलर को तो वो कंपनसेटर होगा। सही है। ओके सर। अच्छा, अब क्लास कब शुरू होनी है दूसरी? अब 11:27 हो गए हैं। जी यार, आप सर 11:30 बोला सर ने। अभी उन्होंने कोई मैसेज तो नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया। मैं उनसे पूछ लूं कि कितना, अगर नहीं शुरू करनी तो मैं शुरू कर लूं, कंटिन्यू करूं इसको। सर पूछ में। क्योंकि ये एक एग्जांपल अगर हो जाए तो फिर आसान हो जाए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वो सर से बात हुई है तो वो तो तैयार है बैठे हुए क्लास लेने के लिए। अब फिर ये होगा कि मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ। अब फिर फ्यूचर में मींस आफ्टर ईद इसको फिर कंटिन्यू करूंगा। आपको ये जो कंट्रोलर डिजाइन है, ये वाला पी कंट्रोलर, अगर ये समझ आ गया तो बाकी भी आसान हो जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने पी कंट्रोलर डिजाइन को डिस्कस किया हुआ है इस लेक्चर स्लाइड में, और ये भी तो, लेकिन इसकी मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए मुझे चाहिए रहा था कि मैं आपके साथ ये लेक्चर होल्ड करूं और रिकॉर्ड कर दूं इसको, और पोस्टर की, और ये चीजें नहीं थी रिकॉर्ड में मेरे हाल, मुझे यही लग रहा था, इसलिए मैं इसको चाह। बाकी फिर अब ईद के बाद मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ी तो वो भी है, लेकिन आपका एक असाइनमेंट भी है जो आपके ड्यू है, आपको याद होगी। आवाज आ रही है मेरी? चुप ही कर यस गए सर थे। आ रही। अच्छा, एक तो आप लोग चुप इस तरह करते हैं कि जिस तरह ना बोलने का इरादा किया हुआ है। अब फिर मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, इसको इसको कंटिन्यू करूंगा बाद में। आपने पीडी कंट्रोलर डिजाइन वहां पे लिखा होगा, पीडी या पीआई कंट्रोलर डिजाइन इस तरह ही है ना? यस सर। उनको तो मैं नहीं करूंगा, मैं ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिजाइन करूंगा और उसके बाद पीआईडी पे चला जाऊंगा जब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा फ्यूचर में। और जो उनकी कोई क्वेश्चन क्यूरीज होंगी ना, वो यहाँ पे डिस्कस भी हो जाएंगी जब ये कर रहा हूँ। और साथ उनकी अगर पर्टिकुलर कोई होंगी तो वो भी करा दूंगा, आपको वहीं पे डिस्कस कर दो। लेकिन उसको सेपरेट कोई फर्दर 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। उनको साथ ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना? यस सर। यानी पी पी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल कंट्रोलर, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का मैं लेक्चर आपको दूंगा, और उसके बाद पीआईडी का फेज लीड और फेज लैग। और उस लेक्चर में उसमें मैं सर्किट डिजाइन तो नहीं किया, या शो तो नहीं किया। नो सर। मैंने सुना भी नहीं पूरा। चले, फिर मैं इसको बाद में कर दूंगा, जो रह गया ना वो बाद में कर दूंगा इसके साथ ही। चले ठीक है, यहीं पे मैं क्लास छोड़ता हूँ।
जितना पढ़ाया था इसकी रिकॉर्डिंग है, आप टीम्स में अब आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं आज वाली, ठीक है। आप लोग उसको वहां से सुन सकते हैं, और जो बाकी चीजें रह गई हैं ना इसकी, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ईद के बाद डिस्कस करूंगा। चले मैं यहाँ सर से असाइनमेंट रिकॉर्डिंग कौन सी है? असाइनमेंट आपको एक बार दी हुई थी, डिजाइन वाली, जिसमें आपने एक सर्किट डिजाइन करके उसका काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था, तो उसी की प्रेजेंटेशन भी थी।